हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश पत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 एंड साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन भी देखने वाले हैं। जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पता चलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिक्स के बारे में पता चलेगा, जो अगर आप जान लेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट की बेसिक नॉलेज के लिए। तो आइए चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एविडेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एविडेंस इज ए वर्ड derived फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एविडेरा विच मीन्स टू डिस्कवर क्लियरली, टू एसर्टेन और टू प्रूव। जो एविडेंस वर्ड है वो एविडेरा से डिराइव हुआ है। एविडेरा जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिस्कवर क्लियरली मतलब कि खोजना, टू एसर्टेन मतलब कि पता लगाना, या फिर टू प्रूव मतलब कि साबित करना। तो एविडेंस को है हम जो है इन सब वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, खोजना, पता लगाना एंड साबित करना। ठीक है, अब जो इसके बाद मेन पॉइंट आता है डिस्कस करने के लिए वो है इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ। देखिए, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट है जो हमारा, वो प्रोसीजरल लॉ है। देखिए, दो तरीके के लॉज होते हैं, फर्स्ट इज सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकंड इज प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? लॉज बाय विच राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज आर डिफाइंड, जिसमें किसी की राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ डिफाइन होती है, वो सब्सटेंटिव लॉ। जैसे कि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सब्सटेंटिव लॉ है। इन सभी लॉज में राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ डिफाइन है। जैसे कि इंडियन पीनल कोड में सेवरल ऑफेंसेस बताए गए हैं, कुछ अपराध बताए गए हैं जो अगर कोई कर देता है उनको तो वहाँ पर लायबिलिटी हो जाती है उस पर्सन की, उस पर्सन को जेल काटनी पड़ती है। वैसे ही कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है तो उसकी वहाँ पर लायबिलिटी हो जाती है। उस पर्सन को अगर उसने ब्रीच करा है तो इन रिटर्न उसको कुछ देना पड़ता है, जिसके साथ उसने ब्रीच करा है उस पर्सन का वहाँ पर राइट हो जाता है। अब आगे प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? लॉज दैट आर डिजाइन टू लुक आफ्टर द रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉज। जो लॉज डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो सब्सटेंटिव लॉ है उनका एनफोर्समेंट, उनको फोर्स में लाया जा सके, उनका रेगुलेशन हो सके, वो जो है हमारे प्रोसीजरल लॉ होते हैं। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो है हमारे मेन प्रोसीजरल लॉज हैं। इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट भी है जो हमारा, वो प्रोसीजरल लॉ है। तो इसमें से जो सीआरपीसी या फिर सीपीसी है, इनमें किस तरीके के रूल्स होते हैं? सीआरपीसी या फिर सीपीसी में किस तरीके के रूल्स कंटेन हैं? देखिए, इनमें रूल्स कैसे कंटेन है, किस तरीके के रूल्स हैं इन प्रोसीजरल लॉज में कि मान लीजिए कोई मैटर आ गया कोर्ट के बिफोर, कोर्ट के पास कोई मैटर आ गया तो वहाँ पर प्रोसीजर क्या होगा, उस मैटर से डील करने का प्रोसीजर क्या होगा, कोर्ट क्या अडॉप्ट करेगा, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चलेगी, ये सीआरपीसी या फिर सीपीसी में प्रोविजंस हैं, या फिर कैसे ट्रायल चलेगा, कैसे अपील होगी, या फिर सीआरपीसी में स्पेसिफिकली अरेस्ट कैसे किया जाता है, इस चीज़ के प्रोविजन है। सीपीसी में रिटन स्टेटमेंट कैसे फाइल होती है, प्लेंट कैसे फाइल होती है। तो इस तरीके के रूल्स इन प्रोसीजरल लॉ में है। पर जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें कैसे रूल्स हैं? एविडेंस एक्ट में रूल्स कैसे हैं कि किस तरीके से जो राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ बताई गई है ना, इनको किस तरीके से प्रूव करना है। अब किसी की लायबिलिटी बनती है, किसी ने ऑफेंस कर दिया, अपराध कर दिया, उसको किस तरीके से प्रूव करना है, ये एविडेंस एक्ट में हमारे रूल्स हैं। या फिर किसी का राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा था, अब किसी का राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हुए किसी से अगर अपराध हो गया, किसी से कोई ऑफेंस हो गया, तो वहाँ पर वो कैसे प्रूव करेगा, किस मोड से, किस जरिए प्रूव करेगा, वो इंडियन एविडेंस में वही रूल्स बताए गए हैं। देखिए, बेसिकली क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है पर इसमें कुछ पार्ट सब्सटेंटिव लॉ का भी है, कुछ ओवरटोन, कुछ झलक जो है सब्सटेंटिव लॉ की भी है। जैसे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल है वो प्रोसीजरल लॉ ना होकर सब्सटेंटिव लॉ का एक प्रोविजन है, मेनली जो है प्रोसीजरल है। आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, जब भी कोई केस आता है कोर्ट के बिफोर, कोर्ट के पास जब भी कोई केस आता है उसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रोवर्शियल, विवादित तथ्य होते हैं। एक पार्टी एलिज करती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि एक पार्टी कहती है कि ये तथ्य, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, दूसरी पार्टी, अपोजिट जो पार्टी होती है, वो एलिज करती है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एक ही चीज़ को लेकर एक पार्टी तो कुछ और कह रही है, दूसरी पार्टी, अपोजिट पार्टी कुछ और कह रही है, तो ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हो गए, विवादित तथ्य हो गए। अगर यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए पार्टीज़ पर, इफ़ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टीज़ टू गिव द एविडेंस, अगर कोई रोक ना लगाई जाए पार्टीज़ पर, तो वो पार्टीज़ जो हैं लगातार अपने फैक्ट्स लेकर आती रहेंगी, अपने केस के सपोर्ट में फैक्ट्स लेकर आती रहेंगी, कुछ ना कुछ एविडेंसेस लेकर आती रहेंगी, जिससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा एंड कोर्ट के लिए एक डिसीजन पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुंचना कोर्ट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो रोकता है
जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो पार्टीज़ को कहता है कि हाँ आप फैक्ट्स लेकर आइए, अपने केस के सपोर्ट में आप अलग अलग आप एविडेंसेस लेकर आइए, पर वो जो आप एविडेंस लेकर आ रहे हैं ना, वो मेरे प्रोसीजर, जो मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लेकर आ सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब आगे जो है 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस, ये जो है तीनों ये मेन प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस के। क्या है ये? फर्स्ट है कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। जो मैटर इन इशू है ना, उसी से रिलेटेड एविडेंस दिए जाने चाहिए। मतलब मान लीजिए कहीं पर चोरी हुई है, मैटर जो है थेफ्ट का है, मतलब जो मैटर है फिर केस है वो चोरी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर एक पार्टी कुछ और एलेज कर रही है, कुछ बात कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ और बात कह रही है, अपोजिट बात कह रही है, तो यहाँ पर एक ही बात को लेकर ये इशू हो गया, इसको मैटर इन इशू बोला जाएगा। जिस फैक्ट से रिलेटेड विवाद है, इशू है, उसको मैटर इन इशू या फिर फैक्ट इन इशू बोला जाएगा। तो ये जो मैटर इन इशू है ना, इसी से रिलेटेड एविडेंसेस दिए जाने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कहीं पर एक केस चल रहा है, कोई मैटर है, वहाँ पर दोनों पार्टीज एग्री हो गई एक चीज़ को लेकर, एक फैक्ट को लेकर, एक पॉइंट को लेकर, तो जब दोनों ही एग्री हो गई तो उसके लिए एविडेंस दिए नहीं जाएंगे। जो इशू है, जो विवादित मामला है, उसी के लिए एविडेंस दिए जाने चाहिए। बी कह रहा है कि हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। हियरसे एविडेंस क्या होता है? एविडेंस बेस्ड नॉट ऑन ए विटनेस पर्सनल नॉलेज बट ऑन अनदर स्टेटमेंट। मतलब जो किसी ने खुद ना महसूस किया हो, खुद ना देखा हो, बस दूसरे से सुना हो। मतलब मान लीजिए ए ने कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखा, अब ए ने वो देखा है बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए, उसके सामने हुआ है, अब ए जो है जाके बी को ये बात बता दे, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बी को दे दे। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी जो है हियरसे एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड उसकी पर्सनल नॉलेज पे बेस नहीं थी, वो ए से उसको मिली थी, तो बी यहाँ पर हियरसे एविडेंस कहलाएगा। एंड हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। एडमिट नहीं होते हियरसे एविडेंस, बट एक्सेप्शंस भी है। जब हम एविडेंस एक्ट आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हियरसे एविडेंस भी एडमिट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है। सी कह रहे थे बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। जो बेस्ट एविडेंस है वो ही दिया जाना चाहिए। आगे एक चीज़ आती है कि लेक्स फोरी। जो ये एविडेंस एक्ट का जो नेचर है वो लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है? द लॉ ऑफ द फोरम और द कोर्ट इन विच केस इज ट्राइड। तो जिस कोर्ट में केस ट्राई हो रहा है, जिस कोर्ट में केस फाइल किया गया, आगे उसका ट्रायल चल रहा है, तो जो भी रूल्स उस कोर्ट में अप्लाई होते हैं एविडेंस से रिलेटेड, वही रूल्स जो हैं वो सभी मैटर्स पे अप्लाई होंगे। ये किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं? मान लीजिए इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस हो गया, अब जो इंडिया है उसमें जो कोर्ट है उसमें केस आ गया, तो एविडेंस के जो रूल्स हैं वो किस तरीके से गवर्न होंगे, वो जो है लेक्स फोरी, जो उस कोर्ट में रूल्स लगते हैं उस तरीके से ही फॉलो होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब आते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 की हेडिंग है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब कि शॉर्ट टाइटल क्या इस एक्ट को बोला जाएगा, एक्सटेंट कहाँ तक ये अप्लाई होगा, किन किन जगह पर अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ कौन से एक्ट्स पर अप्लाई होगा, एंड कमेंसमेंट मतलब कि शुरुआत इसकी कब होगी। तो फर्स्ट शॉर्ट टाइटल, द एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बोला जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसमें बता रखा है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब कि कहाँ तक अप्लाई होगा, तो है इसमें कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। एंड एट प्रेजेंट ये जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होता है। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। ये जो एक्ट है हर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा जो कोर्ट के अंदर है या फिर कोर्ट के सामने हो रही है। इंक्लूड कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट मार्शल्स पर भी अप्लाई होगा। कोर्ट मार्शल क्या होता है? जब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट होता है, ट्रायल चलता है, उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होगा ये एक्ट। अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वेड अंडर, पर जो ये यहाँ कोर्ट मार्शल बताए गए हैं इन पर अप्लाई नहीं होगा, जो कि है आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 और द एयरफोर्स एक्ट। इन पर, इन कोर्ट मार्शल्स पर, इन एक्ट्स में जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा ये एक्ट। एंड साथ के साथ जो एफिडेविट्स होते हैं जो कोर्ट या फिर ऑफिसर्स को प्रेजेंट किए जाते हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा। नो टू द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेटर के सामने प्रोसीडिंग होती है उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। एंड इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन 1st day of September 1872। 1 सितंबर 1872 से इसका कमेंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसको हम एलेबोरेट करें, पर जो एक्सटेंट है ये कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, इसका जो एप्लीकेशन है इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो सेक्शन 1 में एप्लीकेशन बता रखा है। सेक्शन प्रोवाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये फर्स्ट तो बताता है कि कौन सी टेरिटरी पर अप्लाई होगा एविडेंस एक्ट। सेकंड ये बताता है कि कौन से कोर्ट्स या फिर प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा एविडेंस एक्ट। तो फर्स्ट टेरिटोरियल एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया ये होल इंडिया पे अप्लाई होगा बाय
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, टेरिटोरियल एप्लीकेशन पता चला। अब कौन से कोर्ट्स या फिर प्रोसीडिंग पर ये अप्लाई होगा? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पहले अप्लाई कहाँ होता है? अप्लाई फर्स्ट होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर, सेकंड कोर्ट मार्शल्स पर उनको छोड़कर जो ऊपर स्पेसिफाई करे गए हैं। एंड ये कहाँ अप्लाई नहीं होता? नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर, सेकंड एफिडेविट्स पर जो कि कोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है फिर ऑफिसर को प्रेजेंट किए जाते हैं, थर्ड जो आर्बिट्रेटर के सामने प्रोसीडिंग चलती है उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को मैंने कंबाइन किया है। ये मेनली 5 पॉइंट हमने समझने हैं, ये समझ आ जाएगा उसके बाद कि एविडेंस एक्ट अप्लाई कहाँ होता है एंड कहाँ अप्लाई नहीं होता है। ये 5 पॉइंट्स है: जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट मार्शल्स, एफिडेविट, आर्बिट्रेशन एंड प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल्स। तो इन सब पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो फर्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाई होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग पर। तो एक क्वेश्चन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती क्या है? एक इंक्वायरी को जुडिशियल तब बोला जाएगा अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि वो लीगल रिलेशन बताए एक पर्सन के बीच में और दूसरे पर्सन के बीच में, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में लीगल रिलेशन बताए, और या फिर एक पर्सन और कम्युनिटी के बीच में लीगल रिलेशन बताए कोई इंक्वायरी, तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके मैं बोलूँ तो एक इंक्वायरी जुडिशियल तब है जब उसमें लीगल रिलेशन पता चलता है। लीगल रिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप इन विच राइट एंड ऑब्लिगेशन अराइजेस। जिस रिलेशन में राइट और ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं वो लीगल रिलेशन होता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन कैसे? मतलब मान लीजिए ए ने बी से 10,000 रुपये लेने हैं, तो यहाँ पर क्या है? ए का राइट है 10,000 रुपये लेने का, बी की ऑब्लिगेशन है कि वो 10,000 रुपये ए को दे। तो अगर ये मामला, ये केस या फिर ये प्रोसीडिंग कोर्ट में जाती है तो इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाएगा। यूं ही मान लीजिए ए ने बी को डंडे से मार दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? बी का राइट हो जाएगा जस्टिस लेने का, ए की ऑब्लिगेशन हो जाएगी पनिशमेंट झेलने की। ये जो केस है अगर कोर्ट में जाता है तो इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाएगा, क्योंकि जिसको डंडे से मारा गया है, बी को डंडे से मारा गया है, उसका राइट बन जाएगा यहाँ पर जस्टिस लेने का। जिसने डंडे से मारा है उसकी यहाँ पर ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि वो पनिशमेंट भुगते या फिर पनिशमेंट झेले। तो जहाँ राइट एंड ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं एंड साथ के साथ जहाँ जजमेंट फॉर्म की जाती है जुडिशियल कैपेसिटी में दोनों साइड्स को सुनकर, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग को सेक्शन 2 क्लॉज I CRPC में डिफाइन किया गया है, जिसमें बोला गया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ऑथ। जिस प्रोसीडिंग में ऑथ पर या फिर शपथ पर एविडेंस लिए जाते हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। कुछ और एग्जांपल, चैप्टर 9 है जो मेंटेनेंस से रिलेटेड CRPC में, उसमें जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, या फिर जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होती है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। तो ये हमको समझ आया जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसमें आ गया नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पे एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता। जुडिशियल प्रोसीडिंग से अपोजिट जो प्रोसीडिंग होगी वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोई एक ऐसी इंक्वायरी जहाँ पर डिस्क्रिशन नहीं एक्सरसाइज किया जा रहा, मर्जी नहीं चलाई जा रही, कोई जजमेंट नहीं फॉर्म हो रहा, पर वहाँ पर जो भी किया जा रहा है या फिर कुछ भी जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है बिकॉज वहाँ पर ड्यूटी बनती है उस पर्सन की करने की, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहलाएगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कहलाएगी। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जो कलेक्टर इंक्वायरी करता है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। कोई इंक्वायरी होती है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जो करता है, अगर कहीं पर क्राइम हो गया उसके बाद जो इंक्वायरी कंडक्ट होती है वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। यहाँ पे क्या है, क्राइम हुआ है, उसके बाद ड्यूटी बनती है कि इसके बारे में इंक्वायरी की जाए। कोई राइट एंड ऑब्लिगेशन तो अराइज नहीं हो रहा किसी का, इस इंक्वायरी में कोई जजमेंट फॉर्म नहीं की जाएगी, तो ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तीसरा, कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो प्रोसीडिंग होती है वो भी नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। फोर्थ, कोई डिपार्टमेंटल या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो होती है वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। KL शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर AIR 1976 के केस में कहा गया था। डिसिप्लिनरी या फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग क्यों चलती है? किसी ने गलत काम करा, अपना सही से ड्यूटी नहीं करी, तो वहाँ पर जो प्रोसीडिंग चलेगी वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। सेकंड जो है कोर्ट मार्शल, तो जहाँ पर ट्रायल कंडक्ट होता है मिलिट्री कोर्ट में उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है कोर्ट मार्शल्स पर उन पर अप्लाई नहीं होता जो 4 बताए गए हैं सेक्शन 1 में, जो कि आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 एंड इंडियन एयरफोर्स एक्ट। तो आप कहेंगे अप्लाई कहाँ पर होता है, ये कौन से कोर्ट मार्शल्स पर अप्लाई होता है? जो इंडियन मैरीन एक्ट है उस पर अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर एफिडेविट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफिडेविट होता क्या है? एन एफिडेविट इज एन रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल विच इज स्वॉन टू बी ट्रू। जब एक इंडिविजुअल कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखता है एंड उसमें कहता है कि जो भी ये चीज़ें लिखी गई हैं ये ट्रू हैं,
यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ मैं किस तरीके के एफिडेविट्स होते हैं। जनरल एफिडेविट्स होते हैं, रेजिडेंशियल एफिडेविट होते हैं कि कोई पर्सन कह रहा है मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को अफर्म करता हूँ, तो उसको एफिडेविट बोलते हैं। एंड एफिडेविट में फर्स्ट पर्सन जो एफिडेविट होता है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। तो वो आता है ये पॉइंट कि एफिडेविट पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है या फिर नहीं होता। तो जनरली नॉर्मली जो एफिडेविट में जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो एविडेंस नहीं होता, पर अगर कोर्ट ये कह दे कि हाँ ये चीज़ प्रूव हो सकती है एफिडेविट से, तब वो एविडेंस की तरह यूज़ हो सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन है। ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी, जहाँ पर जो डिपोनेंट है, डिपोनेंट वो जो एफिडेविट लिखता है, तो ऑर्डर 19 में अगर डिपोनेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल होता है तो वहाँ पर एफिडेविट को एज एविडेंस मान लिया जाता है। या फिर सेक्शन 295 एंड 296 ऑफ सीआरपीसी अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि वहाँ भी जो एफिडेविट है वो एज एन एविडेंस यूज़ होता है। तो ये एफिडेविट देखा हमने। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर जो एविडेंस एक्ट है वो अप्लाई होता है या फिर नहीं होता। देखिए अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर है कि अप्लाई नहीं होता। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं जिसमें जो आर्बिट्रेटर होता है, तो उसका मेन एम क्या होता है? मेन एम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का ये होता है कि जल्दी से फैसला आ जाए। तो मेन एम प्रोसीडिंग का होता है कि टाइम बचे। अगर वहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई कर दिया जाएगा तो उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वही खत्म हो जाएगा, मैटर को प्रूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर जो है एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ है इसमें प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल्स। जो ट्रिब्यूनल्स में प्रोसीडिंग होती है उस पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है या फिर नहीं होता। देखिए जनरल रूल क्या है, जो ट्रिब्यूनल्स में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। ट्रिब्यूनल्स हैं फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, फिर एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो इन ट्रिब्यूनल्स पर जो जनरल रूल है कि एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है या फिर नहीं होता, तो जनरल ये है कि अप्लाई नहीं होता। पर लॉ ये भी कहता है कि जो इन ट्रिब्यूनल्स को नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। ये जो बात है रघु वर्सेस बुराकर कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1966 के केस में बोली गई थी। तो जो नॉर्मल रूल है यही है कि अप्लाई नहीं होता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। पर एक केस था बेरेली इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस वर्कमैन का 1972 का, जिसमें बोला गया था कि जो सेक्शन 11 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। तो नॉर्मली यही है, कोई पूछे कोई क्वेश्चन आए तो अप्लाई नहीं होता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन केस में बताए गए हैं। तो ये हमारा सेक्शन 1 हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ एविडेंस एक्ट का। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश पत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।